अपने तासुरात हम तक पहुंचाते हैं। आपका फीडबैक बहुत ज़रूरी है। आज के प्रोग्राम में भी मुख्तलिफ मौज़ूआत हैं, एक एक करके बात करेंगे। वादी कश्मीर से जाने वाले एक ऐसे तालिब इल्म जिसकी मौत की तस्दीक हुई और अब थोड़ी देर पहले उसकी तदफीन कर दी गई, इलाके में सफ़े मातम बिछी है, उस पर थोड़ी देर में गुफ्तगू करेंगे। साथ साथ आपको ये भी बताते चले कि वादी कश्मीर के अलावा जम्मू के अंदर या कश्मीर सूबे के अंदर बड़े पैमाने पर रैली वज़ीर आज़म की, उसके लिए तैयारियां, सलामती सूरत हाल और साथ साथ दीगर कुछ मौज़ूआत भी। और किसानों के एहतिजाज या तहरीक को 3 हफ्ते मुकम्मल हो चुके हैं, लेकिन चौथे हफ्ते में हंगामे के आसार नजर आ रहे हैं क्योंकि दिल्ली कूच कल करने का ऐलान किया गया है। इसके अलावा दिल्ली स्पेशल पुलिस सेल की जानिब से कार्रवाई की गई है, चार्जशीट फाइल की गई है उस शहरी के खिलाफ जिसका ताल्लुक जम्मू कश्मीर से। मगर इन सारे मौज़ूआत या खबरों की तरफ जाने से कबल हम नजर दौड़ाएंगे उन 5 खबरों पर जो आज सबसे ज्यादा सुर्खियों में है। मुख्तलिफ सोशल मीडिया हमारे जो प्लेटफॉर्म्स हैं वहां पर आप सबसे ज्यादा इन खबरों को देखते और पढ़ते हैं। तो सबसे पहले टॉप 5 में आज बात होगी गजा जंग की, क्योंकि पीर का दिन गुजर चुका है। वैसे तो कहा जा रहा था कि शायद पहले ही दिन जंगबंदी मुआहिदे पर दस्तखत हो जाएंगे, मगर अभी तक हुआ नहीं। हमलों का सिलसिला जारी है और इस बीच एक भारतीय शहरी की भी मौत हो गई। जंग जो कि तकरीबन 5 हफ्ते, जिसको कल मुकम्मल, माफ कीजिएगा 5 महीने मुकम्मल हो जाएंगे, और लेबनान से इजराइल पर दागे गए टैंक शिकन मिसाइल हमले में एक हिंदुस्तानी शहरी मारा गया है और 2 दीगर जख्मी हुए हैं। हमला इजराइल के शुमाली सरहद के करीब किया गया है और रिपोर्ट्स ये भी बताती हैं कि तीनों हिंदुस्तानी जो केरला के रिहायशी हैं, मिसाइल हमला जो कि पीर की सुबह तकरीबन 11 बजे इजराइल के इलाके गलीली के अंदर हुआ है। और बताया ये भी जाता है कि मिसाइल एक खेत में गिरा जहां काम करने वाले लोग इसकी जद में आए। इस हमले में हलाक होने वाले हिंदुस्तानी शहरियों की शनाख्त पैटी मैक्सवेल के तौर पर हुई है जो केरला के कोलम का रहने वाला है, और जख्मियों की शनाख्त बिश जोसेफ जॉर्ज और पॉल मेलोन के नाम से हुई है जो अस्पताल में जेर इलाज है। वहीं सरकारी तौर पर जिस बात की तस्दीक की गई है कि जॉर्ज को मिसाइल हमले में झुलसने की वजह से करीबी बेल्स्टन अस्पताल में दाखिल कराया गया। इसका चेहरा पूरी तरीके से जल गया, इसका ऑपरेशन हो रहा है, लेकिन वो सेहतियाब हो रहा है। दूसरी तरफ दूसरे शहरी को भी जेर निगरानी रखा गया है। खानदान से बात कर सकते हैं, इसके लिए भी पहले से ही ऑप्शन तलाशे गए और मेलोन की मामूली चोटें जो आने की तस्दीक हुई। शुमाली हिस्सा है इसराइल का जहां पर ज़िव अस्पताल में इन लोगों को दाखिल कराया गया, लेकिन हमला लेबनान के हिजबुल्लाह ग्रुप की जानिब से किया गया है। और 8 अक्टूबर से इसराइल पर मुसलसल रॉकेट, मिसाइल और ड्रोन हमले उस तरफ से भी जारी हैं और इस तरफ से भी कार्रवाइयां। मरने वालों की तादाद अब तक 30,000 से मुतजावज कर गई। इधर इजरायली हुकाम की जानिब से एक ऐसे स्कूल पर जहां पर 30,000 के करीब लोग पनाह लिए हुए थे जो मुख्तलिफ इलाकों से निकले हुए हैं, उन पर हमला हुआ है। यहां पर भी 27 लोगों की मौत की तस्दीक हुई है, लेकिन इस दौरान एक भारतीय शहरी की मौत, 2 जख्मी होने की भी इतलात मौसूल हुई। दूसरी खबर भारत पाकिस्तान के हवाले से, क्योंकि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से समाजी राब्ता वेबसाइट एक्स पर आज पाकिस्तान के नौमुंतखब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को एक बार फिर से मनसब संभालने पर मुबारकबाद पेश की गई। इससे कबल सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान, तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान और ईरान के सदर ने भी शहबाज शरीफ को दोबारा वज़ीर आज़म मुंतखब होने पर मुबारकबाद पेश की थी। शहबाज शरीफ जिन्होंने गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान के 24वें वज़ीर आज़म की हैसियत से हल्फ उठाया और दूसरी मरतबा इस मनसब पर फाइज हुए। इससे कबल PDM इत्तेहाद में वो तकरीबन 16 माह तक वज़ारत उज़्मा के मनसब पर फाइज रह चुके हैं। आज जैसे उन्होंने जिम्मेदारी संभाली है, फिर से वज़ीर आज़म की जानिब से नेक ख्वाहिशात का इजहार, बल्कि मुबारकबादी का जो पैगाम है वो एक्स के जरिए सामने आया। और हालांकि भारत और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात इतने बेहतर नहीं हैं, लेकिन चूंकि एक अपना लेवल होता है, डिप्लोमेटिक स्तर होता है, उस लेवल पर बातचीत अगर ना भी होती हो, एक दूसरे को मुबारकबादी के पैगामात का सिलसिला दोनों हुकूमतों या दोनों सिस्टम्स का एक हिस्सा हमेशा से रहा है। तीसरी खबर, शुमाली भारत के अंदर मौसम फिर करवट ले रहा है। इधर जम्मू और कश्मीर दोनों सूबों के अंदर खुश्क मौसम के बीच शबाना सर्दी या दर्जा हरारत जो कि मुसलसल नुक्ता अंजुमात से नीचे जा रहा है, जिससे रात के दौरान लोग ठिठुरती सर्दियों से जूझ रहे हैं। महकमा मौसमियात ने कश्मीर सूबे के अंदर और जम्मू सूबे के बलाई इलाकों में एक और मरहले की जहां बारिश और बर्फबारी की पेशगोई कर दी है। मुतल्लिका महकमे के जिम्मेदारान के मुताबिक कश्मीर में 10 मार्च तक मौसम मजमूई तौर पर खुश्क रहने का इम्कान है। इस दौरान 6 और 7 मार्च को कहीं कहीं हल्की बर्फबारी और बारिशें हो सकती हैं, और साथ साथ दोनों खित्तों के अंदर 12 से 14 मार्च तक बेशतर मकामात पर हल्की से दरमियाना दर्जे की बर्फबारी या बारिशों का भी इम्कान है। इधर श्रीनगर जहां पर कम से कम दर्जा हरारत -2.0 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। गुज़िश्ता शब भी यही दर्जा हरारत रिकॉर्ड हुआ था। शहर आफाक सयाहती मकाम गुलमर्ग में भी कम से कम दर्जा हरारत 9.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया है। दूसरी जानिब कई ऐसे मकामात
जहां पर कम से कम गुज़श्ता रोज 6 डिग्री के आसपास या 7 के आसपास था, आज थोड़ी सी बेहतरी देखी गई, लेकिन रात के वक्त में सर्दी का एहसास फिर से हुआ है। इधर आपको ये भी बताते चलें कि आज मुकम्मल तौर पर तालीमी इदारे खुले और मौसम जैसे ही साफ हुआ, सरमाई तातीलात गुज़श्ता रोज खत्म हो चुकी हैं, मगर जिन मकामात पर एहतियाती तौर खराब मौसम की वजह से इंतजामिया ने या रास्ते मुतासिर हुए थे, राब्ते मुनक़ता थे, वहां पर स्कूल बंद रखे थे, वहां पर भी आज तालीमी सरगर्मियां दोबारा से शुरू हो गई हैं। मुख्तलिफ इलाकों के अंदर सयाहों की अच्छी खासी तादाद भी है, कुछ एक मकामात पर धूप भी खिली तो सयाह लुत्फानंदोज भी हो रहे हैं, लेकिन 12 से 14 तारीख तक एक और वेट स्पेल से हमें गुजरना होगा। चौथी खबर मौसम के साथ साथ उन सड़कों की जो मरकजी मुआवनत वाली स्कीम यानी वज़ीर-ए-आज़म देही तरक्की या जो सड़क योजना है PMGSY जिसके तहत चलती है, 4 अजला में जो मुकर्रर शुदा हदफ थे उसकी तकमील में एक चैलेंज जम्मू कश्मीर इंतजामिया के सामने है। इस स्कीम के तहत जो हम मौसमी सड़कों की तामीर होनी थी, रियासी जिला किश्तवाड़, डोडा, बारामूला और गांदरबल, इसके अलावा जम्मू सूबे में उधमपुर जिला, यहाँ अभी तक जितने टारगेट्स अचीव करने थे अथॉरिटीज़ को वो नहीं हो सके हैं। जो महकमा माशियात और शुमारियात की जानिब से मुरतब करदा एक रिपोर्ट है, उससे इन आदाद शुमार की तस्दीक होती है कि दिसंबर 2023 तक ज़िला रियासी में 287 किलोमीटर के आसपास, किश्तवाड़ में 223 किलोमीटर, डोडा में 233 किलोमीटर के आसपास सड़कें ऐसी जो नामुकम्मल हैं। आदाद शुमार ये भी पता चलता है, इनसे बताया गया कि शुमाली ज़िला बारामूला में 121 किलोमीटर, गांदरबल में 48 किलोमीटर, उधमपुर में 228 किलोमीटर, ज़िला कठुआ में 111 किलोमीटर, राजौरी में 131 किलोमीटर ऐसी सड़कें जो अभी तक मुकम्मल करना बाकी हैं। जबकि इस रिपोर्ट से ये भी बताया गया जम्मू ज़िले में 100 किलोमीटर, बांडीपुरा के अंदर 23, बडगाम में 41 और रामबन के अंदर 49 किलोमीटर सड़कों की तामीर बाकी है। नई सड़क योजना के तहत 3,59,99,754 रुपए पेशगी वागुजार करने की मंजूरी दी गई है और महकमा तामीरात आमा या PWD की जानिब से इकदामात उठाए जा रहे हैं। इन दावों के बीच आदाद शुमार ने पोल खोली है कि अभी भी बहुत काम करना बाकी है। पहली, दूसरी, तीसरी किस्त के बावजूद कुछ पुलों को तामीर करना था, अपग्रेडेशन का काम था, लेकिन अभी भी कई ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स जहां पर सेट अहदाफ पर या जो टारगेट्स थे उन तक पहुंचने में अथॉरिटीज नाकाम साबित हुई हैं। चौथी खबर जम्मू कश्मीर इंतजामिया के हवाले से लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की तरफ से लोगों के लिए 3 बड़े ऐलानात जो कि स्कॉस्ट कश्मीर के अंदर किए गए और टेक्नोलॉजी नुमाइश कम बैच मेले के इफ्ताह के मौके पर लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ से कहा गया कि इस साल जून तक जम्मू कश्मीर में हर घर तक नल के जरिए पानी पहुंचाने का जो एक मंसूबा है या जो टारगेट है उसके मुताबिक जम्मू कश्मीर यूटी इंतजामिया काम कर रही है। सीजनल टीचर्स की मियाद 6 से बढ़ाकर 9 माह कर दी जाएगी। इसके अलावा फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के तहत इनफरादी हुकूक अगले 2 माह में या जो इंडिविजुअल राइट्स की बात होती है अहल अफराद जो है मुस्तकीन है उनके हवाले कर दिए जाएंगे। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने किसानों, गुजर बकरवाल, पहाड़ी तबका या जो पसमानदा तबकात हैं, दीगर कबायली बरादरियां उनको बाख्तियार बनाने के तई वज़ीर आज़म और मरकजी हुकूमत के आज़म का भी इयादा किया और इस मौके पर खुसूसी तौर पर पहुंचे माही परवरी, हैवानियात और डेयरी के मरकजी वजीर परशोत्तम रुपाला ने भी जम्मू कश्मीर में इको पार्क की तामीर का ऐलान किया। लेकिन बड़ी बात यह है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर ने उन सीजनल टीचर्स को राहत दी है जो कम से कम 6 महीने तक जम्मू कश्मीर के दूर दराज इलाकों में तालीमी इदारों में बच्चों को पढ़ाते थे, मगर इन सब के बीच में इन बच्चों को अब पढ़ने का 9 महीने तक कम से कम मौका अगर मिले ना मिले लेकिन असातिज़ा को राहत ज़रूर मिली है। इसके अलावा दीगर मामला जिसमें बड़ा ऐलान कि जून के महीने तक जो टारगेट है महकमा जल शक्ति का हर घर नल के जरिए पानी पहुंचाने का वो कंप्लीट हो जाएगा। ये 5 बड़ी खबरें जो आपके सामने हमने तय फॉर्मेट के मुताबिक रखी और 5 के पंच की शुरुआत इन 5 बड़ी खबरों के बाद एक अहम खबर के साथ करेंगे और ये खबर जिसका ताल्लुक जम्मू कश्मीर से है लेकिन नई दिल्ली के अंदर पेशरफ्त हुई है। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने हिजबुल मुजाहिदीन के मिलिटेंट जावेद अहमद मट्टू के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी है। मरकजी वजारत दाखिला की जानिब से नामजद करदा टॉप 10 या जो जावेद अहमद मट्टू जिसके खिलाफ चार्जशीट फाइल की गई है ये इंतहाई मतलूब अफराद की फहरिस्त में पहले से ही शामिल किया गया था। 4 जनवरी 2024 को ये गिरफ्तार दिल्ली के अंदर होता है और दिल्ली पुलिस के बयान के मुताबिक मट्टू जम्मू कश्मीर में मुतअद्दिद दहशतगर्दाना हमलों में इसका हाथ रहा है। पिछले 13 वर्षों में सिक्योरिटी एजेंसियों को मतलूब था जिसके सर पर 10 लाख का इनाम भी रखा गया था। दिल्ली पुलिस के बयान के मुताबिक दिल्ली NCR के इलाके में मुबैना तौर असलहा और गोला बारूद इकट्ठा करने के लिए गया था जिसे जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी की सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल किया जाना था, लेकिन उससे पहले ही इसकी गिरफ्तारी हो जाती है। दिल्ली स्पेशल पुलिस सेल के मुताबिक 3 मार्च 2024 को पटियाला हाउस के चीफ मेट्रोपॉलिटन जो मजिस्ट्रेट है CMM नबीला वली उनके सामने चार्जशीट दाखिल कर दी गई और अदालत ने
चार्जशीट पर नोटिस लेने के लिए 15 मार्च की तारीख मुकर्रर कर दी है। इससे पहले ये भी बताना जरूरी है कि पुलिस ने हिरासती रिमांड लेते हुए ये कहा था कि मुलजिम जावेद अहमद मट्टू को यूनियन टेरिटरी से तस्दीक करनी थी, जो पाकिस्तान से हवाला के जरिए रकूमात मुंतकिल करने में मुलव्वस था। डायरेक्ट उसका नाम था और बदमनी फैलाने के लिए काम करता रहा। पुलिस ने इससे पहले अदालत को यह भी बताया था कि 4 जनवरी को इतला मिली थी कि सोपोर शुमाली कश्मीर के बारामूला का रहने वाला जावेद अहमद मट्टू पाकिस्तान के ISI के कहने पर अपने साथियों से असलहा और गोला बारूद दिल्ली NCR ले आ रहा था। दिल्ली पुलिस ने यह भी तस्दीक की कि इसका पाकिस्तान में मुकीम हैंडलर अब्दुल मजीद जरगर उर्फ शाहीन असलहा और गोला बारूद की तरसील में ताउन करेगा और जावेद अहमद मट्टू जो अपने पाकिस्तान में मुकीम हैंडलर की हिदायत पर जम्मू कश्मीर के दोनों सूबों में किसी और जगह पर दहशतगर्दाना हमले करेगा। चार्जशीट ये भी बताती है कि मट्टू जिसको गिरफ्तार किया गया था, इसके पास से एक 9 mm स्टार पिस्तौल के अलावा 6 जिंदा कारतूस, 1 इजाफी मैगजीन और एक चोरी शुदा सेंट्रो कार बरामद की गई थी। इस सिलसिले में पुलिस ने पहले ही बाज़ाब्ता मुकदमा दर्ज किया है। दिल्ली पुलिस ये भी बताती है कि जावेद अहमद मट्टू जो कि कॉलेज छोड़ने वाला था, वो हिजबुल मुजाहिदीन के साथ खौफनाक दहशतगर्दों के गिरोह का एक रुकन था जो शुमाली कश्मीर के इलाके बिलखुसूस सोपोर में सरगर्म एक तवील मुद्दत तक रहा, लेकिन उसके बाद उसकी गिरफ्तारी होती है। दिल्ली पुलिस जो इस चार्जशीट में मजीद ये बताती है कि सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ फायरिंग के तबादले में जख्मी होने के बाद वो ज़ेर ज़मीन चला जाता है या अंडरग्राउंड हो जाता है और इसके बाद ISI की हिदायत पर नेपाल फरार हो गया, क्योंकि जम्मू कश्मीर पुलिस ने इसका ताक़ुब करना शुरू कर दिया था। इसकी जो सरगर्मियां थी उनको रोकने के लिए इक़दाम शुरू हो गए थे। जावेद अहमद मट्टू पर यह भी इल्ज़ाम है कि 2010 में सोपोर स्टेशन जो पुलिस स्टेशन है उसके करीब CID सोपोर हेड कांस्टेबल मोहम्मद यूसुफ के कत्ल में भी इसका हाथ था। 2010 में इसके अलावा SP सोपोर की रिहाइशगाह पर जो हमला हुआ उसमें भी इसका हाथ था। इसके नतीजे में रिहाइशगाह को तबाह कर दिया गया था, जुज़वी तौर तबाह करने की कोशिश थी, जुज़वी नुकसान पहुंचा था। इल्ज़ाम यह भी है कि 2010 में पटन शुमाली कश्मीर के अंदर 2 CRPF एहलकारों का कत्ल होता है, सर्विस राइफल उनसे छीनी जाती है और उसके बाद ये फरार होता है, उसमें जावेद का हाथ था। और पुलिस की बातों को अगर सही माने तो 2011 में बोग सोपोर के अंदर पुलिस की गश्ती पार्टी पर फायरिंग हुई। एक पुलिस स्टेशन सोपोर के में एक FIR दर्ज थी, उस केस में इसका नाम था। अपने साथियों के साथ एक पुलिस कांस्टेबल के कत्ल में जब इसका नाम सामने आया 2011 में मोहम्मद शफी लोन जो इसका साथी एक बताया जाता है उसके खिलाफ कार्रवाई हुई। इसके अलावा अपने दीगर साथियों के साथ पुलिस स्टेशन सोपोर में एक IED धमाके की भी तस्दीक होती है जिसमें डायरेक्टली इसका नाम था। 2011 में पुलिस स्टेशन सोपोर का एक पुलिस एहलकार मार्फत हुसैन जो कि मारा जा चुका है वो इसका साथी था। जावेद पर यह भी इल्ज़ाम है कि 2011 में सोपोर पुलिस स्टेशन में ग्रेनेड हमला हुआ, इसमें इशफाक काना और सलीम बेग शामिल थे, जावेद का उसमें नाम डायरेक्टली था। इसके अलावा दीगर कई ऐसे जिसमें BI कॉम्प्लेक्स जहां CRPF के एहलकार तैनात थे उन पर ग्रेनेड फेंकने का वाक़या पेश आया, उसमें इसका नाम था। और इसके अलावा BSNL के दफ्तर में ग्रेनेड फेंकने के वाक़े में भी सोपोर के इस शहरी का या जो हिजबुल मुजाहिदीन का मिलिटेंट है इसका हाथ था। दिल्ली पुलिस ये बताती है कि बाज़ाब्ता छानबीन चल रही है और कई एक दीगर मकामात पर भी आने वाले दिनों में हो सकता है कि छापेमारी हो सकती है अगर ये कुछ खुलासे करता है। लेकिन फिलहाल तस्दीक ये की गई है कि चार्जशीट फाइल कर दी गई है, आरोप पत्र दाखिल किया जा चुका है। अब सज़ा का तयन होता है, कितनी उसकी मुद्दत होगी यह अदालत से चीज़ें तय होगी। बहरहाल मुश्किल काफ़ी ज़्यादा इस वक्त सोपोर के जावेद अहमद मट्टू के लिए है। चलिए अब जरा आगे बढ़ते हैं, बात अब उस कश्मीरी तालिब इल्म की जिसकी मौत हुई जम्मू कश्मीर से बाहर। देश भगत यूनिवर्सिटी पंजाब में ज़ेर तालीम तराल जनूबी कश्मीर के एक तालिब इल्म की पुरअसरार मौत के बाद आज इस नौजवान की लाश को आबाई इलाके पहुंचाया गया, जिसे पूरे गांव के अंदर कोहराम मच गया। और तफसीलात के मुताबिक जनूबी कश्मीर का एक गांव गुलाब बाग तराल है जहां का ये तालिब इल्म जाहिद अहमद वल्द अब्दुल क़य्यूम भट्ट जो कि देश भगत यूनिवर्सिटी पंजाब में SC रेडियोलॉजी फाइनल ईयर का तालिब इल्म था। इसकी लाश गुज़श्ता रोज़ हॉस्टल के कमरे से बरामद हुई, जिसके बाद पुलिस को इतला दी गई और लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया था। मुतवफ़्फ़ी के वालिदैन को भी इतला दी गई थी और उनके वालिद अब्दुल क़य्यूम जिनने चंद दीगर अफराद के हमरा पंजाब जाकर वहाँ से लाश को ज़रूरी जो लवाजमात थी वो पूरी करने के बाद गुलाब बाग वापस पहुँचाई। थोड़ी देर पहले तदफीन हो गई और इलाके के अंदर सफ़े मातम बिछी है, जहाँ इस नौजवान को आज सपुर्द-ए-लहद कर दिया गया। गांव के कई मुअज़्ज़िज़ शहरी बिलखुसूस नौजवान नस्ल जो बड़ी तादाद में जो
जान पहचान वाले थे या कई ऐसे नौजवान जो जम्मू कश्मीर से बाहर तालीम की गर्ज से जाते हैं या गए थे, वो भी बड़ी तादाद में आज नमाज जनाजा में शरीक हुए। इस बीच आपको ये भी बताते चलें कि इस नौजवान की मौत के साथ साथ तहकीकात का भी मुतालबा किया जा रहा कि अगर हॉस्टल के अंदर इस तरीके से किसी बच्चे की मौत हो जाती है तो सिक्योरिटी को लेकर कुछ खदशात जाहिर होते हैं। ज़रा बात उन लोगों की भी सुनाते हैं जो जानकार हैं इस इलाके के, जाने पहचाने। हालांकि वालिदैन की बात हम आपको नहीं सुना पाते जो इस हालत में नहीं थे जो बात कर पाते गुलिस्तान न्यूज़ से, मगर इलाके के कुछ ऐसे लोग जिनमें समाजी कारकुनान भी शामिल हैं बताते हैं कि इस मामले में तहकीकात बहुत ज़रूरी है ताकि हक़ाइक़ का पता चल सके कि नौजवान की मौत कैसे अचानक उसके कमरे में हो जाती है। जाहिद अहमद भट्ट, वल्द अब्दुल कयूम भट्ट, साकिन गुलाब बाग जो लड़का है हमारे गाँव का, तो मैं सबसे पहले यही कहना चाहता हूँ कि जाहिद अहमद भट्ट जो हमारे गाँव का लड़का है बहुत ही शरीफ और 5 वक्त नमाज का पाबंद था, बहुत ही शरीफ लड़का था। उसने अभी तक अपनी ज़िंदगी में कभी सिगरेट के साथ हाथ नहीं लगाया और वो पढ़ने के लिए पंजाब यूनिवर्सिटी गया। जो ही हमने ये खबर सुनी कि उसने वहाँ पर उसका डेथ हुआ तो हम सोच भी नहीं सकते हैं कि उसकी मौत कैसा वाक़ा हुआ। तो मुख्तलिफ़ चैनलों के ज़रिए हमें ये मालूम हुआ कि उसने वहाँ पर ख़ुदकुशी की, मगर हम साफ इनकार कर रहे हैं कि ऐसा वो कभी सोच भी नहीं सकता है। ख़ुदकुशी करने का सवाल ही नहीं पैदा होता। मैं इस गांव का रहने वाला हूं और मैं वसूख से आपको बताना चाहता हूं कि वो लड़का ऐसा कभी ज़िंदगी में नहीं कर सकता, क्योंकि जो पढ़ने के लिए यूनिवर्सिटी जाएगा वो वहां पर जाकर ख़ुदकुशी करेगा, ये समझ से बाहर है। मेरी सरकार से यही गुजारिश है कि इसका तहकीकात की जाए और लवाकिन को इंसाफ मिले। तो मेरी यही गुजारिश है कि इसका तहकीकात होना चाहिए। से आपके सामने तस्वीरें जहां इस नौजवान को सुपुर्द-ए-लहद कर दिया गया। पंजाब के अंदर देशभक्ति यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म था और अचानक मौत के बाद अब इस मामले में तहकीकात का मुतालबा अहले खाना की जानिब से किया जा रहा है। वक्त छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें। दोनों मौजूद थे। बड़ा फैसला हुआ कि तीनों सीटों पर वादी कश्मीर से जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस चुनाव लड़ेगी। कश्मीर सूबे की जो 3 नशिस्तें हैं पार्टी इंतखाबात में उतरेगी। हालांकि वैसे भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास ये जो अभी तीनों सीटें हैं, नॉर्थ कश्मीर से भी, सेंट्रल कश्मीर से और साउथ कश्मीर से नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास तीनों सीटें हैं। लेकिन एक बार फिर से फैसला हुआ है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने उम्मीदवारों की बाज़ाब्ता तौर पर इन इंतखाबात में उतारने की तैयारियां कर चुकी है। इजलास सबसे थोड़ी देर पहले इख्तिताम पजीर हुआ है। एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक गौहर हमारे साथ हैं। इशफाक, क्या फैसला हुआ है इस मीटिंग में? आसिफ, अगरचे अभी ऑफिशियली नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से कोई भी स्टेटमेंट जारी नहीं किया है, लेकिन जो आज पार्लिमानी बोर्ड का इजलास हुआ जिसमें सूबा कश्मीर और सूबा जम्मू के लीडर्स मौजूद थे। हमारे पार्टी ज़रा ने, जो हमारे ज़राया वहाँ पर मौजूद है, उन्होंने इस बात की तस्दीक किया कि फारूक अब्दुल्ला की तरफ से कुछ तजवीज़ें ज़रूर सामने रखी थी जिसमें कौमी मफाद में लेकर कुछ बातें हो रही थी, लेकिन पार्टी काडर जो वहाँ पर मौजूद था, पार्टी के सीनियर लीडर्स जो वहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि तीनों सीटों पर, नॉर्थ कश्मीर, सेंट्रल कश्मीर और साउथ कश्मीर की सीट पर नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने उम्मीदवार खड़ा करें और किसी भी
सूरत में सरेंडर करने की गुंजाइश बाकी नहीं बचती है। और यही वजह है कि अभी जो हमारे पास जराया है कि हर एक पार्लिमानी नशस्त से तकरीबन 3 लोगों के नाम भी पार्लिमानी कमेटी के सामने आए हैं। ताहम अभी मशावरत थोड़ी देर पहले खत्म हुई है, ऑफिशियल स्टेटमेंट उनकी तरफ से जारी होगा। यही वजह कि आज जब डॉक्टर फारूक या उमर अब्दुल्ला को दिल्ली जाना था वो दिल्ली नहीं गए हैं। अब खबर ये आ रही है कि शायद फारूक और उमर के बीच रात देर गए एक और मशावरत होगी, जिसके बाद कल सुबह तक पिक्चर जो है वो थोड़ी बहुत क्लियर जरूर होगी। लेकिन जरूर उमर अब्दुल्ला ये ट्यून करते हुए नजर आ रहे थे पहले भी कि ये तीनों सीटें जो है वो इंडिया इतिहाद का हिस्सा है। हमने जो बात करनी है वो 3 सीटों पर करनी है, बशमूल लद्दाख की 1 सीट, यानी 1 लद्दाख और 2 जम्मू की। वहां पर हम सीट शेयरिंग के लिए तैयार है। अगर इस रविश को इसी तरीके से रखा होगा तो एक बड़ा झटका जो है वो इंडिया इतिहाद को लगता हुआ यहाँ पर नजर आएगा, क्योंकि फिर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, जैसे हमें पहले ही खबर आ रही थी कि शायद वो भी उन्होंने भी जो पार्टी पैनल अपना बनाया है, मुख्तलिफ लीडरों के नाम सामने आ रहे हैं, वो भी फिर आगे बढ़ेंगे। तो इस तरीके से डिवीजन ऑफ वोट जो है वो सूबा कश्मीर के अंदर साफ नजर आ रहा है। एक चीज और भी, चूंकि सेंट्रल, साउथ और जो इस वक्त नॉर्थ कश्मीर है, तीनों नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास हैं, लेकिन सेंट्रल और नॉर्थ कश्मीर से डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और मोहम्मद अकबर लोन दोनों सेहत भी इजाज़त शायद इस बात की अब नहीं देती कि दोबारा से मैदान में उतरें। साउथ कश्मीर से भी जो अभी तक फीडबैक आता रहा है या जो हमारे सर्वेज भी बताते रहे कि हसनैन मसूदी साहब से भी नाराजगियां काफ़ी ज़्यादा है, तो कोई मुमकिन तौर पर कोई फेरबदल भी हो सकता है या फिर कोई रिपीटेड कैंडिडेट नजर? साउथ कश्मीर वाली सीट में इस बार डिलिमिटेशन का एक बड़ा असर है, क्योंकि इसमें पहाड़ी जिला जो टनल के उस पार का है, कुछ हिस्सा उसका जोड़ा गया है, कुछ हिस्सा यहाँ का काट के वो श्रीनगर के अंदर डाल दिया गया है। इसलिए जब आप उस वोट एलोकेशन और पॉपुलेशन को देखेंगे तो वहां पर जो फिट कैंडिडेट है, फिर वही आवाज जो पिछले कई दिनों से हम मीडिया के गलियारों में सुन रहे थे, मजहबी पेशवा मियां मोहम्मद अल्ताफ साहब का नाम सामने आ रहा है। और आज भी पार्टी ज़रा ने थोड़ी देर पहले मेरे साथ जो गुफ्तगू की, उन्होंने कहा कि हो सकता है, अगरचे उन्होंने डायरेक्टली इस बात की हामी नहीं भरी, उन्होंने कहा कि नहीं, हो सकता है कि मियां अल्ताफ साहब भी एक कैंडिडेट हो उसमें। तो सीधी सी बात है कि मियां अल्ताफ का एक असर है पुंछ रजौरी के पूरे बेल्ट के अंदर, फिर अनंतनाग के बेल्ट के अंदर, शोपियां कुलगाम के बेल्ट के अंदर। तो ये जो पूरा बेल्ट है, ये माना जा रहा है कि यहाँ पर पहाड़ी भी है, गुजर भी है, लेकिन मियां अल्ताफ साहब बाइस्ती मजहबी पेशवा है, बहुत सारा असर उनका है, इसलिए वो एक प्रेफरेबल कैंडिडेट होंगे हसनैन मसूदी की जगह। लेकिन मैं फिर बताते चलूं, अभी ऑफिशियली हतमी फहरिस्त आना बाकी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने नहीं की। बहुत बहुत शुक्रिया। हतमी फहरिस्त आना बाकी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस का इजलास खत्म हुआ और पार्लिमानी बोर्ड मुमकिन उम्मीदवारों की फहरिस्त तैयार कर चुका है, लेकिन जैसे नाम सामने आएंगे तो गुलिस्तान न्यूज़ पर जरूर आपको अपडेट कर दिया जाएगा। लेकिन अभी तक इस खबर से ये भी साफ हो पा रहा है कि इंडिया अलायंस को एक और शदीद किस्म का झटका वादी कश्मीर से लगा है। वक्त छोटे से ब्रेक का है, 5 के पंच में फिलहाल इतना ही। ब्रेक के उस पार एक और खास प्रोग्राम।